नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आईएमए पासिंग आउट परेड को लेकर देहरादून में ट्रैफिक डायवर्जन लागू। 6, 9 और 11 जून को सुबह के समय रहेगा विशेष यातायात प्लान। परेड के दौरान आईएमए क्षेत्र को बनाया जाएगा जीरो जोन। बल्लूपुर प्रेमनगर मार्ग पर यातायात रहेगा डाइवर्ट। प्रेमनगर से शहर आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किया गया है। जरूरत पड़ने पर आईएमए परिसर के अंदर से भी ट्रैफिक निकाला जाएगा। सेलाकुई और भाववाला से आने वाले भारी वाहनों का रूट बदल गया है। धूलकोट तिराहे से सिंगनीवाला होते हुए शहर की ओर भेजे जाएंगे भारी वाहन। देहरादून से विकासनगर जाने वाले भारी वाहन शिमला बाईपास से होंगे डाइवर्ट। पुलिस ने लोगों से यात्रा से पहले ट्रैफिक प्लान का पालन करने की अपील की है। आपको बता दें कि आईएमए पासिंग आउट परेड को लेकर डाइवर्जन ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। सेलाकुई और भाववाला से आने वाले भारी वाहनों का रूट बदल दिया गया है। धूलकोट तिराहे से सिंगनीवाला होते हुए शहर की ओर भेजे जाएंगे भारी वाहन। वहीं देहरादून से विकासनगर जाने वाले भारी वाहन शिमला बाईपास होते हुए जाएंगे। पुलिस ने लोगों से यात्रा से पहले ट्रैफिक प्लान का पालन करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि आईएमए पासिंग आउट परेड को लेकर ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। जरूरत पड़ने पर आईएमए परिसर के अंदर से भी ट्रैफिक निकाला जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, आईएमए पासिंग आउट परेड को लेकर ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, ऐसे में कब ये परेड होनी है और क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए, आईएमए पासिंग आउट परेड को लेकर देहरादून ट्रैफिक डाइवर्जन भी लागू किया है और ऐसे में देखें तो 6 तारीख की बात हो 9 और 11 जून को सुबह के समय विशेष यातायात जो प्लान है वो भी इसमें जो है लागू किया गया है। इसके साथ साथ परेड के दौरान जो है आईएमए क्षेत्र को जीरो जोन जो है वो बनाया जाएगा। बल्लूपुर प्रेमनगर मार्ग पर यातायात जो डाइवर्ट है वो भी रहेगा। प्रेमनगर से शहर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किया गया है। जरूरत पड़ने पर अगर देखें तो आईएमए परिसर के अंदर भी जो है ट्रैफिक निकाला जा सकता है। सेलाकुई से भाववाला तक आने जाने वाले जो वाहन है उनका रूट बदला जाएगा। दौलतघाट तिराहे से सिगनीवाला तक होते हुए शहर के और भेजे जाएंगे जो भारी वाहन रहेंगे और देहरादून से विकासनगर जाने वाले जो बाहरी वाहन है उनको शिमला बाईपास से डाइवर्ट किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से भी यात्रा उसके पहले जो है ट्रैफिक प्लान को लेकर तैयारी की है। तो यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से इन 3 दिनों के लिए विशेष प्लान किया गया है उसमें जो है पूरी तरह से रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट जो है वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। इस दौरान माना जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है स्पेसिफिक पासिंग आउट परेड पर शामिल होंगे। इस तौर पर उसको देखते हुए पूरी तरह से प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। जी योगेश, देखा जाता है कि जहां पर ये ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है वहां पर जाम का अभाव ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में जाम से निपटने के लिए वहां पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, इसलिए अगर देखे सीखा तो इसमें कई जगह से रूट को डाइवर्ट किया गया है। बल्लूपुर प्रेमनगर मार्ग से भी यातायात को डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा प्रेमनगर शहर में आने वाले जो लोग हैं उनको वैकल्पिक मार्गों से इधर उधर से डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ साथ जो है सेलाकुई भाववाला से अन्य वाहनों को उनका भी रूट बदला गया। यानी कि देखा जाए तो सभी रूट बदले गए हैं ताकि जो है एक रूट पर ज्यादा दबाव ना रहे, उसके कारण जो है जाम की स्थिति ना बने। और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी हैं उनको साफ तौर पर कहा है कि जाम की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा तो ऐसे में लोगों को इधर उधर से डाइवर्ट करके निकाला जाएगा तो वहां पर दबाव ज्यादा ना रहे और ऐसे में लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना भी ना करना पड़े। तो उसको लेकर पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार की गई है। जी योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर को बड़ी सौगात दी है। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर मुख्यमंत्री ने 25.19 करोड़ के 3 विकास कार्यों का शिलान्यास और 2 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार काशीपुर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि काशीपुर शहर को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से 8 प्रमुख चौराहे के निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है। इसी क्रम में पहले चरण में 2 अहम चौराहे का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि ननकाना साहिब जाने वाले मार्ग पर स्थित स्टेडियम तिराहे का नाम ननकाना साहिब चौक रखा जा रहा है, जिसके सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक के सौंदर्यीकरण के कार्य के लिए 4 करोड़ 30 लाख स्वीकृत कर पहले चरण के कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं।
नैनीताल हाईकोर्ट ने नरेंद्रनगर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़े मामले में सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान इस पहलू पर भी बहस हुई कि चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका का वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध है, तब क्या याचिकाकर्ता को उसी उपाय का सहारा लेना चाहिए। इस मामले में रिट याचिका के माध्यम से भी न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी। नरेंद्रनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदार राजेंद्र सिंह गुसाई ने याचिका दायर कर कहा कि उनका नामांकन पत्र गलत तरीके से निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल सका। देखिए, नगर पालिका नरेंद्र नगर के अध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र गोसाई द्वारा एक याचिका दाखिल की गई है माननीय उच्च न्यायालय में कि उसका नामांकन पत्र गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया। एक अनइवन इलेक्शन प्लेइंग फील्ड हो गई, क्योंकि उसमें जो है कहीं से भी उसको कंटेस्ट करने का ही मौका नहीं मिला और विक्रम जो कैंडिडेट हैं, जो इकलौते कैंडिडेट रह गए हैं, उनको अनअपोज्ड जिताया जा रहा है। इस पर उच्च न्यायालय ने आज विस्तृत सुनवाई करके मामले की अगली सुनवाई 8 जून के लिए रखी है और दोनों पक्षों को कहा है वो अपने न्याय निर्णय प्रस्तुत करें। यह भी उच्च न्यायालय एग्जामिन कर रहा है कि जब चुनाव याचिका की एक रेमेडी अवेलेबल है तो क्या चुनाव याचिका की ही रेमेडी दी जाए या फिर इसमें रिट पिटीशन के माध्यम से भी हस्तक्षेप संभव है। और मामले की अगली सुनवाई सोमवार को यानी कि 8 जून को रखी गई है। इसमें प्रेयर ये की गई है कि राजेंद्र सिंह गुसाई, जो कि एक कैंडिडेट थे चुनाव लड़ते वो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का नरेंद्र नगर जनपद टिहरी गढ़वाल का, उनका नामांकन गलत तरीके से निरस्त किया गया। कहा गया कि उन्होंने लाभ का पद होल्ड किया है, जबकि वो लाभ के पद पर नहीं थे और जिस पद को लाभ का पद कहा जा रहा है उससे वो इस्तीफा दे चुके थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नगर पालिका परिषद की इच्छा में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के टेंडर में बढ़ती जा रही अनियमितता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने किच्छा नगर पालिका से पूछा कि आखिर बार बार ऐसी शर्तें क्यों लगाई जा रही हैं, जबकि इस पर पहले भी आपत्ति उठ चुकी है। न्यायालय ने नगर पालिका से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई तक किसी वर्तमान टेंडर प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई तिथि 1 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करना होता है, लेकिन चंपावत जनपद में किच्छा नगर पालिका के क्षेत्र में यह पाया गया कि जहां पॉपुलेशन 1 लाख की है वहां मानकों के विपरीत जाकर 2 लाख का एक्सपीरियंस मांगा गया, जिससे कोई बड़ी कंपनी आकर ये डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करे। इस पर पहले भी आरिफ अंसारी द्वारा पूर्व में एक याचिका दाखिल की गई थी और इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, लेकिन फिर जो है किच्छा नगर पालिका की ओर से एक और टेंडर निकाल दिया गया, वही 2 लाख की शर्त रख दी गई। तो इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, पूछा है किच्छा नगर पालिका से वो बार बार इस तरीके की कंडीशन क्यों ला रही है और मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह रखी है और तब तक के लिए कहा है कि किसी की भी तकनीकी बिड आगे नहीं खोली जाए, यानी कि ऑनगोइंग जो प्रोसेस था उसको स्टे किया है कोर्ट ने और मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। हरिद्वार के सिडकुल में पिछले दिनों हुए औद्योगिक इकाइयों के कामगारों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस आगे के लिए सख्त रणनीति बना रही है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने हरिद्वार पहुंचकर जिला पुलिस के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान आईजी और एसएसपी ने सिडकुल की कंपनियों के पदाधिकारियों और फैक्ट्री संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी मीटिंग की। पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधकों से नियमों के मुताबिक लेबर लॉ लागू करने की बात कही। साथ ही हिदायत भी दी गई कि अगर फैक्ट्री कर्मचारियों के असंतोष के चलते कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगेन हम लोगों ने और हमारी पूरी हरिद्वार पुलिस ने और इनके सिडकुल एसोसिएशन के कॉपरेशन से, लेबर जो लीडर्स थे उनके कॉपरेशन से हमने चीज़ों को एक्सक्लेट होने से उसको हमने सॉर्ट आउट उसको कर लिया है और आगे चल के ऐसी कोई स्थिति ना हो तो इसके लिए भी इसमें विमर्श किया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से इंडस्ट्रियल लीडर्स जो यहाँ पे आए थे, उनके जो मैनेजमेंट आए थे, हमने उनको ये एक डायरेक्शन हमने इशू किया है कि अपने जो जितने भी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप्स हैं उसको आप अच्छे से मैनेज करें। टाइम एंड टाइम जो लेबर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी आप सुने और अपनी इंडस्ट्रीज़ की जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके जो चीज़ें हैं जिससे कि एक एक्सकेलेशन हो सकता है उसको अपने इंडस्ट्री में ही इसको सॉर्ट आउट करें, ताकि कोई भी ऐसी कोई वो इशू जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट ना करे।
देहरादून में हो रही लगातार बारिश के बाद पैदा हुए हालातों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महज आधे घंटे की बारिश में पूरा शहर जाम होता जा रहा है और पूरे शहर की बत्ती गुल हो जाती है। धस्माना ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता का 1,500 करोड़ रुपए खपा दिया गया, लेकिन धरातल पर हालात बदतर है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पानी में डूबता और जाम से जूझता देहरादून ही सरकार की नज़र में स्मार्ट सिटी है? देखिए, पूरे देहरादून में आधे घंटे की बारिश में और हवा के कुछ झोंकों में जिस प्रकार से शहर का हाल कल हुआ, मैं स्वयं नैनी चौक से लेकर के इसी रोड में और बहल चौक तक 1 घंटा 23 मिनट में पहुंचा हूँ और पूरे देहरादून में जाम ही जाम था। राजपुर रोड में जाम था, सुभाष रोड में जाम था, इसी रोड में जाम था, जीएमएस रोड में जाम था, हरिद्वार बाईपास में जाम था। शहर का कोई कोना ऐसा नहीं बचा था जहाँ जाम नहीं था। पूरे शहर की लाइट गायब थी। पूरे शहर में आज भी आधे शहर में लाइट अभी तक गायब है, लाइट ठीक नहीं हो पाई है। नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर में आगामी 9 जून को मतदान होगा, जबकि 11 जून को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुसाई का नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद बीजेपी के राजेंद्र विक्रम सिंह पवार को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया गया। वहीं राजेंद्र गुसाई ने अपने नामांकन को कथित साजिश के तहत निरस्त किए जाने का आरोप लगाते हुए 2 जून को नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। क्षेत्र की जनता अब न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रही है। बता दें कि 7 वार्डों वाली नरेंद्र नगर पालिका में बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 7 वार्डों में अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। दूसरी ओर यूकेडी ने केवल वार्ड संख्या 1 किनवाड़ी से कल्पना को अपना प्रत्याशी बनाया। सभासद पद के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का प्रचार अभियान फिलहाल सीमित नजर आ रहा है। दोनों दल घर घर संपर्क कर मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके विपरीत यूकेडी ने वार्ड संख्या 1 में प्रचार अभियान को गति देते हुए कुमारखेड़ा में नुक्कड़ सभा आयोजित की और अपने प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा। इस समय यूकेडी जो है उबार पे है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूकेडी से जुड़ रहे हैं। यहाँ नरेंद्र नगर विधानसभा में हालांकि यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष का जो चुनाव था वो एक तरह से धन बल के प्रभाव में जो है एक व्यक्ति को किसी ढंग से जबरन, मैं तो ये कहूँगा कि जबरन जो है राष्ट्रीय दलों ने प्रपंच करके एक व्यक्ति को जबरन जो है नगर पालिका अध्यक्ष एक तरह से निर्वाचित जबरन कर दिया है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि वार्ड नंबर 1 से जो हमारी बहन है कल्पना, वो अगर विजयी होती है तो वो इस नगर पालिका बोर्ड में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने देगी, क्योंकि वो अकेली नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल की सशक्त सेना, चाहे हमारे सैन्य प्रकोष्ठ के लोग हों, चाहे युवा हों, चाहे हम लोग हों, बहुत पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों की फौज उसके पीछे है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो राष्ट्रीय दल है वो केवल आपको लालच देने का काम करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं करते हैं। इन्होंने केवल प्रदेश को हमारे उत्तराखंड प्रदेश को केवल खुला बाजार की तरह बना दिया है, जिसमें लगातार जो धन कुबेर हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनकी सरकार है ये। उनको लगातार ये सारे लोग हमारे प्रदेश को लूट रहे हैं, हमारे पहाड़ों को चीर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जहाँ यूकेडी खड़ी हो जाती है वहाँ इनके हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे नरेंद्र नगर चुनाव में जब से यूकेडी उतरी है, सारे संगठन यहाँ पे उतरे, तब से ये लोग घबराए हुए हैं कि अगर एक भी पार्षद हमारे यहाँ पे आ गया तो इनकी कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं होगी। और मैं जनता से निवेदन करता हूँ, आप एक प्रत्याशी को नहीं भेज रहे हैं, आप पूरे नरेंद्र नगर को बदलाव करेंगे अगर आप हमारी कल्पना बहन को जिताते हैं तो। अचानक ये चुनाव जो है डिक्लेयर हुए हैं, फिर भी हमने जो है यहाँ से अपना सभासद उतारा है वार्ड नंबर 1 से, और हम लोग पूरी तैयारी के साथ जो है अपने सभासद के साथ जो है लगे हुए हैं। और निश्चित ही यहाँ की क्षेत्र की जनता जो है हमें इस टाइम समर्थन दे रही है। और हम अध्यक्ष पद का भी चुनाव लड़ाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं लड़ा पाए क्योंकि समय की कमी थी। और आने वाले 2027 में प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है, भारी से भारी बहुमत के साथ जो उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनाई। आज बात पर्यावरण दिवस की। देश भर में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और वन संरक्षण के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन हिमालय राज्यों के जंगल पूरे देश को ऑक्सीजन देते हैं, जिनकी नदियाँ करोड़ों लोगों को प्यास बुझाती है, जिनके पहाड़ जलवायु संतुलन का आधार है, आखिर उन्हें बदले में मिलता क्या है?
विश्व पर्यावरण दिवस पर देश भर में पौधारोपण हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के संकल्प लिए जा रहे हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई नई योजनाओं की चर्चा हो रही है। लेकिन हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड जैसे राज्यों के सामने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। उत्तराखंड के करीब 70% भूभाग पर वन है। ये जंगल सिर्फ राज्य के नहीं बल्कि पूरे देश की पर्यावरणीय सुरक्षा की ढाल है। गंगा और जमुना जैसी जीवनदायिनी नदियों का उद्गम भी इसी हिमालय से होता है। लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की सबसे बड़ी कीमत भी उत्तराखंड ही चुका रहा है। राज्य के सामने विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। उद्योगों का विस्तार सीमित है, बड़े निर्माण कार्यों पर पर्यावरणीय प्रतिबंध है और वन भूमि के कारण विकास परियोजनाओं को भी कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालयी राज्यों द्वारा दी जा रही पर्यावरणीय सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन होना चाहिए। जंगल कार्बन को अवशोषित करते हैं, जल स्रोतों को संरक्षित रखते हैं और जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। इसका लाभ पूरे देश को मिलता है, लेकिन इसके बदले मिलने वाला आर्थिक सहयोग अभी भी जरूरत के मुकाबले काफी कम माना जाता है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा असर भी इन्हीं पहाड़ी राज्यों पर दिखाई दे रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, अनियमित बारिश बढ़ रही है, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आपदाओं का बोझ भी स्थानीय लोगों और राज्य सरकार को उठाना पड़ता है। सत्ता पक्ष के लोगों का मानना है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर काम कर रही है और इसके लिए कई जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज पूरे प्रदेश के अंदर हर बूथ पर पार्टी द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम रखे गए हैं। लगभग 11 तारीख तक हम वृक्षारोपण को चलाएंगे और अगले माह उत्तराखंड के अंदर हरेला पर्व मनाया जाता है, उसमें भी हम वृक्षारोपण कार्यक्रम को सभी स्थानों तक उस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। आज से ही प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के उपलब्धियों के कार्यक्रम भी हमने प्रारंभ कर दिए हैं। हम लोग प्रत्येक विधानसभा के अंदर हमारे वरिष्ठ नेताओं का 24 घंटे का प्रवास होगा, जिसमें हम उस क्षेत्र के लगभग जो प्रबुद्ध जन हैं, समाज में विभिन्न अपना स्थान रखते हैं, ऐसे लोगों से संपर्क अभियान होगा और केंद्र सरकार की उपलब्धि की पुस्तिका हम वहाँ वितरित करेंगे। केंद्र की उपलब्धियों को गांव तक पहुँचाने की हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। सरकार और सत्ता पक्ष के लोग भले ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़े दावे करते हों, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पर्यावरण में हो रहे बदलाव आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या घातक परिणाम लेकर साबित होने वाले हैं। उत्तराखंड लंबे समय से केंद्र सरकार से विशेष पर्यावरणीय सहायता, ग्रीन बोनस और पारिस्थितिकी सेवाओं के बदले आर्थिक प्रोत्साहन की मांग करता रहा है। तर्क ये है कि जब राज्य पूरे देश के लिए प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण कर रहा है, तो उसके विकास और आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त संसाधन भी मिलने चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस सवाल फिर से चर्चा में है कि पर्यावरण संरक्षण पर खर्च होने वाले विशाल बजट का कितना हिस्सा वास्तव में उन राज्यों तक पहुंचता है जो इस संरक्षण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्योंकि हिमालय सिर्फ उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे देश का है, और अगर हिमालय सुरक्षित रहेगा तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। लेकिन पर्यावरण बचाने की इस राष्ट्रीय जिम्मेदारी में हिमालयी राज्य को उनका उचित अधिकार और सम्मान मिलना भी उतना ही जरूरी है। विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठाता है कि आखिर भारी भरकम बजट और पर्यावरण संरक्षण के दावों के लिए सरकार कितना काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर आज हमारे राजीव गांधी स्टडी सर्कल ने देहरादून में कई कार्यक्रम आयोजित किए। सफाई अभियान का भी उन्होंने शुभारंभ किया और पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है, हम देख रहे हैं कि मई के महीने में जब गर्मी पड़ती है तब तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है और बेमौसम बारिश हो रही है, सर्दी की जगह गर्मी, गर्मी की जगह सर्दी हो रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग और तमाम चीज़ें हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई तमाम आज दिक्कत परेशानी केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में आ रही है। उसमें हम सब लोगों का योगदान होना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए। और जहाँ तक सवाल उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ 67% जो भूमि है, कुल भूमि की 67% जो लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड है और उस फॉरेस्ट लैंड में भी लगभग 47% फॉरेस्ट है और 20% फॉरेस्ट लैंड है। बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड का है। वाटर बैंक है हम पूरे एशिया के। गंगा, जमुना, शारदा, उनकी सहायक नदियाँ,
पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखंड का तो बड़ा महत्व है, लेकिन ये बात सच है कि केंद्र सरकार को जो हमें ग्रीन बोनस देना चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। जो हम पूरे देश और दुनिया को शुद्ध वायु देते हैं, हम इतना जल देते हैं, उसके बदले उत्तराखंड को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, ये बात सच है। पर्यावरण संरक्षण सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है। असली चुनौती उन राज्यों को मजबूत करने की है जो वर्षों से प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड से उठ रहा ये सवाल अब राष्ट्रीय बहस का विषय बनता जा रहा है कि आखिर पर्यावरण बचाने वाले हिमालय राज्यों को उनका हक कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।